अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक नंबर 1 कल कर लिया था। आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं और हमारे पास टॉपिक नंबर 2 क्या है? पेयरसन्स काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। बेटे ये टॉपिक तो आपकी बुक में इसका एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, मैं आपको करवा दूंगा और इसका टेस्टिंग प्रोसीजर भी आपको बता दूंगा, लेकिन इन एक्चुअल ये पूरा टॉपिक यहाँ पे दिया नहीं हुआ। ये पूरा टॉपिक तब चलता है जब बेटे आपको कोई एक डाटा दिया गया है ना, तो आपने ये टेस्ट करके देखना होता है कि क्या वो डाटा जो है, अगर वो बाइनोमियल का डाटा क्लेम किया जा रहा है तो क्या ये डाटा जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। क्या ये डाटा दिया हुआ है, अगर वो क्लेम किया जा रहा है कि ये पाइथन का डाटा है, तो क्या ये डाटा जो है वो पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अगर ये डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्लेम किया जा रहा है क्वेश्चन में, तो हमने टेस्ट करना होता है कि क्या ये डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ टेस्ट करनी होती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इस किस्म का कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसमें क्या है जी, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में क्या किया हुआ है, आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी खुद से दे दी है और एक्सपेक्टेड भी खुद से दे दी है। इन एक्चुअल एक्सपेक्टेड तो बनानी होती है, वो कभी बाइनोमियल के फार्मूले के साथ बनानी होती है, कभी पाइथन का फार्मूला उसमें इन्वॉल्व होता है, कभी नॉर्मल का फार्मूला इन्वॉल्व होता है, और वो सारी सोल्यूशन करके 2 3 4 कॉलम्स का सोल्यूशन करके उसमें वो एक्सपेक्टेड का कॉलम बनता है। जैसे कि हमने कल फर्स्ट टॉपिक में देखा था ना, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमने खुद से बनाया था, ऑब्जर्व का उन्होंने दिया हुआ था। ठीक है जी, ऐसे ही करना होता है। लेकिन ये टॉपिक चूंकि प्रॉपर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारे सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, तो हम जो है ना वो इसको इसी तरह से कर लेंगे जितना कुछ ने दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट इसकी रीड करके बताता हूँ, तो देखिएगा। पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट is a statistical hypothesis test used to determine whether a variable is likely to come from a specified distribution। वापिस इस यहां से रीड करते हैं जी। द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट यूज्ड टू डिटरमिन whether a variable is likely to come from a specified distribution। कि ये जो वेरिएबल है ये किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, यानी कि ये वेरिएबल जो हमारे पास डाटा दिया गया है ये फलान डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस चीज़ को ही हमने टेस्ट करना होता है और इसी को ही टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इससे आगे थोड़ा सा इसको और रीड करते हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन मे बी द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, मोस्टली ये होती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर बीएससी की बात की जाए, बीएससी स्टैटिस्टिक्स में, तो बेटे जो टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में जो 3 डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे शामिल की हैं बीएससी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 17 में, तो उसमें है जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है जी। यहाँ पे आते हैं जी हम लोग इसके टेस्टिंग प्रोसीजर की तरफ। तो जो पहले मैं आपको टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट का प्रॉपर टेस्टिंग प्रोसीजर लिखवा देता हूँ, लेकिन फिर जो एग्जांपल दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, और वहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी उसने खुद से दे दी है। तो जब आपके पास ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड दोनों आ जाएं, तो फिर तो क्वेश्चन को करना मुश्किल ही रह जाता है। ये देखें जी, अगर आपके पास ऑब्जर्व्ड भी है, एक्सपेक्टेड भी है, तो फार्मूला क्या है? ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, और इस कॉलम का सम करेंगे तो ये काई स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये काम तो उसने, जब ये दोनों कॉलम्स ही हमें दे दिए हैं, तो फिर तो ये टॉपिक उसने दिया ही नहीं हमें। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग कर रहे हैं। इन एक्चुअल इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक नहीं है बल्कि 2 ही हैं। एक पहला जी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पीस ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है हमारे पास टॉपिक नंबर 3, और वो क्या है जी, एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंस को चेक करना या एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को चेक करना। ठीक है जी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स, दोनों नेम्स इसी के हैं। तो बेटा ये टॉपिक नंबर 1 और 3 तो आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये जो 2 है ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, लेकिन हम चूंकि इसकी एग्जांपल यहाँ पे करेंगे तो एक दफ़ा इसको भी देख लेते हैं जी। यहाँ पे आ गया जी टेस्टिंग प्रोसीजर। तो टेस्टिंग प्रोसीजर में देखिएगा, सबसे पहले आप लिखते हैं जी नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ इसके टेस्टिंग प्रोसीजर की तरफ जाएं तो टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है मुजाहिदीन, ये टेस्टिंग प्रोसीजर तो इसका एक्चुअल है जो कि इस टॉपिक का बनता है, ठीक है जी। लेकिन जो एग्जांपल दी है उसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी खुद से ही दी हुई है, तो हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ नहीं करना पड़ता। सबसे पहले एच नॉट की बात करते हैं। तो एच नॉट आपके पास क्या है, द पॉपुलेशन हैज़ अ स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये इन जनरल लिख रहा हूँ तो ये लाइन लिख रहा हूँ, लेकिन अगर ये किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होता तो मैं लिखता द डाटा फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और डाटा डज नॉट फॉलो अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, समझ आ गई। एच नॉट में फॉलो वाली लाइन लिख देता और एच नॉट में डू नॉट फॉलो या डज नॉट फॉलो वाली लाइन लिख देता। समझ आ रही जी। अब यहाँ पे लिख दिया जी द पॉपुलेशन हैज़ अ स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब द पॉपुलेशन डज नॉट हैव द स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट, यहाँ पे भी हैव लिख दें, द पॉपुलेशन हैव अ स्पेसिफाइड डज नॉट हैव अ स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, ये आ गया जी नंबर 1 में। नंबर 2 आपके पास क्या है जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपके पास अल्फ़ा आ गया। अगर तो दिया हुआ है तो हम लोग वही लिख लेंगे, यूज़ कर लेंगे 1%, 2% या 5%, 10%। और अगर नहीं दिया हुआ तो क्या है जी, 5% यहाँ पे आ जाएगा। ओके जी। नंबर 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या है जी बेटे, इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक एक्चुअल है वो है काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं जी, फर्स्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, इसी तरह सेकंड, इसी तरह थर्ड, इसी तरह फोर्थ। ठीक है जी, आई की वेरिएशन चल रही साथ। तो ओ आई माइनस ई आई डिवाइडेड बाय ई आई। जब हम लोग ये साथ में आई की वेरिएशन को ख़त्म कर देंगे तो कैपिटल लेटर में भी इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समीशन ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ये आ गया जी आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब आप इसके बाद आ जाएं जी नंबर 4 पे। तो नंबर 4 आपके पास क्या है जी, क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन ज़रा देखिएगा, यहाँ पे क्या है जी, K-1 और इसके साथ एक लाइन और लिखी हुई है, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर। ये कब अप्लाई होता था जी डिग्री ऑफ फ्रीडम में? ये वाली चीज़ कब आती थी? जब बेटे हम लोग अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई एक पैरामीटर दिया हुआ है और कोई और इन्फॉर्मेशन है, तो उसकी मदद से हम लोग दूसरे वाला पैरामीटर खुद से कंप्यूट करते थे। तो उस टाइम पीरियड पे जाके बच्चे हम लोग यहाँ पे जितने खुद से पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे होते थे वो यहाँ से माइनस करते थे। लेकिन चूंकि इसमें है नहीं ऐसा, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर लिख तो देते हैं, लेकिन हर दफ़ा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर में 0 ही आएगा। तो स्टेप नंबर 4, तो यहाँ पे क्या है जी, काई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या है जी, K-1 और माइनस नंबर ऑफ
एस्टिमेटेड पैरामीटर्स। अगर आप कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर रहे होते, तो उसमें अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एक पैरामीटर खुद से कैलकुलेट करते या दो पैरामीटर करते जो दी गई इन्फॉर्मेशन है उसकी मदद से, ठीक है, तो वो फिर उतने आप यहाँ से क्या कर देते, माइनस कर देते। क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों दी गई होंगी, इसलिए हमेशा यहाँ पे नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब आते हैं स्टेप नंबर 5 में कंप्यूटेशन है, और स्टेप नंबर 6 क्या है बेटे, कंक्लूजन। एक एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 3, इसको ज़रा रीड कर लें और इसको सॉल्व करते हैं जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कार रिटेलर सेल्स अ मॉडल ऑफ कार विद अ चॉइस ऑफ 5 कलर्स। अ कार रिटेलर sells a model of car with the choice of 5 color. He expects demand this year to follow the demand last year in terms of choice of color. वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस साल भी जो कलर की चॉइस है लोगों की वो उसी तरह की है जैसे कि लास्ट ईयर थी। ओके जी, अब यहाँ पे देखिएगा, द फर्स्ट 150 कार सोल्ड दिस ईयर डू नॉट सीम टू हैव फॉलो दिस पैटर्न एंड ही इज़ वरीड दैट टेस्ट हैव चेंज्ड। उसने जब 150 कार्स पहली सेल की है ना जी, उसमें उसने देखा है कि लोगों का जो कलर का टेस्ट है ना वो चेंज हो चुका है, लास्ट ईयर वाला नहीं है। अच्छा जी, परफॉर्म अ काई स्क्वेयर एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस to determine whether the customer taste as regard to the color same as the last year। यानी कि ये हमने इस चीज़ को टेस्ट करना है, इस चीज़ को करना है कि क्या कस्टमर का जो गाड़ी के कलर का टेस्ट है वो लास्ट ईयर वाला ही है या कि चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे उसने कहा है जी, परफॉर्म अ काई स्क्वेयर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस to determine whether the customer taste as regard to the colors is same as the last year। और हमें एक डाटा दिया गया है बेटे, कार कलर्स दिए गए हैं येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट, और उसमें एक्चुअल सेल दे दी गई है, और उसके बाद क्या दिए गए जी, एक्सपेक्टेड सेल दे दी गई है जो कि बेस्ड ऑन लास्ट ईयर पैटर्न। अगर वो लास्ट ईयर के पैटर्न पे चल रही होती तो उनकी सेल कुछ इस तरह से होती। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में मौजूद है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, तो हमें एक ही कॉलम सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, अब ज़रा यहाँ पे लिखते हैं जी एच नोट। फर्स्ट जो हमारा टेस्टिंग स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप आता है जी, फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है जी, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ चेंज इन द टेस्ट ऑफ कलर फ्रॉम द लास्ट ईयर। यानी कि अगर एच नॉट एक्सेप्ट होता है तो इसका मतलब है कि जो कस्टमर है उनका जो टेस्ट है वो सेम है, लास्ट ईयर वाला ही अब भी है। यानी कि यहाँ पे एच नोट के अंदर जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ चेंज इन टेस्ट ऑफ कलर फ्रॉम द लास्ट ईयर। देयर इज़ no evidence to change
अब इसका क्या है जी, अगर मैं इसको प्रॉपर मेथड में लेके जाऊं तो वहाँ पे स्टेटमेंट क्या होती थी कि डाटा फॉलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर एच नॉट एक्सेप्ट हो गया तो हम कहते हैं जी कि क्लेम ये किया जा रहा है कि डाटा बाइनोमियल का, हाँ जी डाटा बाइनोमियल को अप्रोच कर रहा है, बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है। समझ आ रही जी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो उसने जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर एच नॉट एक्सेप्ट होता है तो इसका मतलब है कि कस्टमर का जो टेस्ट है ना जी लास्ट ईयर वाला वो ही सेम इस साल भी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद H1 क्या है, द टेस्ट हैज टेस्ट चेंज हो चुका है जी। लास्ट ईयर जो कस्टमर जो है ना जिस जिस कलर की गाड़ी को सिलेक्ट कर रहे थे इस साल उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। अगर H1 एक्सेप्ट हो गया तो ये चीज़ एक्सेप्ट हो रही है। ओके जी। अब ये आ गया जी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अल्फ़ा क्या है बेटे आपके पास 0.05। अब आते हैं जी स्टेप नंबर 3 की तरफ, और स्टेप नंबर 3 में आपके पास टेस्ट स्टेटिस्टिक आ जाता है जी काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। ये दोनों कॉलम्स आपके पास दिए गए हैं, आप जो है वो डायरेक्ट इसको लिखें, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड कैपिटल में लिख लें और आई की वेरिएशन भी नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, स्टेप नंबर 4 में आते हैं। तो स्टेप नंबर 4 क्या है बच्चों हमारे पास, ये है जी क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन आपके पास आ जाता है जी काई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे आता है k-1 माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर। चूंकि हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर खुद से कैलकुलेट नहीं किया तो नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं जी काई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर 0.05 अल्फा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा k। तो आपके पास नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं, ग्रुप कितने हैं, टोटल 5। तो 5 माइनस 1 माइनस 0। ओके, तो 5 माइनस 1 क्या आ गया 4। तो बेटे 0.05 को 4 में देखो तो क्या वैल्यू आती है आपके पास 9.488। ये आपके पास आ गई जी टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। अब आते हैं जी कंप्यूटेड वैल्यू की तरफ। स्टेप नंबर 5 में चूंकि हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी है, तो हमें सिर्फ एक ही कॉलम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। चलें जी ज़रा ये मुझे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखवाइएगा। 35 15 ओके 50 30 10 25, और एक्सपेक्टेड क्या है जी 30 45 15 15 45। अब ये कॉलम आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कल की जो टॉपिक हमने किया था उसके बाद ये कॉलम कंस्ट्रक्ट करना तो मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे जी 35 में से 30 को माइनस करेंगे, होल का स्क्वायर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 30 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आया जी 0.83। ओके जी। अब बेटे आपके पास क्या है जी 50 और 55, 50 में से 45 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 50 माइनस 45 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 45 विच इज इक्वल टू 56। 30 माइनस 15 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू 15। ये इसके बाद डायरेक्ट 15 है पॉइंट के बाद
अच्छा चलें जी, 10 माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ इक्वल टू 1.67। 25 माइनस 45 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 45। अच्छा ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेटर पे करते रहो बस, ठीक है। फाइनल आंसर आप लिख लो कॉलम में और वही आप उसको ऐड करो तो काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8.889, ये वैल्यू आ गई जी। अच्छा बच्चे आप इन सब को ऐड कर लें, अगर आप इन सब को ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, काई स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, काई स्क्वायर आ जाएगा जी 26.95, ये काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आपके पास टेबल वैल्यू भी मौजूद है और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर भी मौजूद है, तो कंक्लूजन ड्रा करना इंतहाई आसान हो जाता है। अब स्टेप नंबर 6 पे आ जाते हैं, तो देखिएगा तो बेटे यहाँ पे काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू क्या है 9.488 और इससे जो ग्रेटर एरिया है वो सारे का सारा क्रिटिकल रीजन में चला गया और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे ज़ीरो और ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे इसकी राइट टेल लॉन्गर है, ओके जी, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है और ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है। अच्छा जी यहाँ पे 26 आ गया, तो 9.488 से बड़ी वैल्यू है ये 26.95, ये क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है जी 26.95। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड क्या करेंगे, रिजेक्टेड H0 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इससे कंक्लूड क्या किया जी, H1 एक्सेप्ट हो गया। तो H1 एक्सेप्ट हुआ है तो उसका मतलब क्या है, द टेस्ट हैज़ चेंज, लोगों का टेस्ट ऑफ कलर जो है वो क्या हो गया जी, चेंज हो गया। ओके जी। लास्ट टॉपिक रह गया बच्चे हमारे पास चैप्टर नंबर 15 का, वो कल करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।